नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कैसे करते हैं उनके बारे में जानेंगे। उसके पहले हम लोग जानेंगे कि ये विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम अनेक प्रकार के हाव भाव अथवा रुकावटों से काम लेते हैं और इन्हीं रुकावटों को प्रकट करने के लिए लगाए गए जो हमारे चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक देखा जाए कि जैसे काग काग दही पर जान गवायो गवायो। यह लाइन थोड़ा देखें आप लोग। अब यह वाक्य हमारे सामने है। इस वाक्य में देखा जाए तो एक भी विराम चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है। अब इसका भाव हम कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे? ये तो कह रहे हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। कहें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए हम अनेक प्रकार के हाव भाव अथवा रुकावटों से गुजरते हैं और इन्हीं रुकावटों को प्रकट करने के लिए जो हमारा माध्यम होता है, तरीका होता है, उन्हीं को विराम चिन्ह का नाम देते हैं। अब ये एक वाक्य हमारा है, काग दही पर जान गवायो। अब देखिए यहाँ पर किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाए तो हम क्या कहना चाहते हैं, इस वाक्य में हम क्या दिखाना चाहते हैं, क्या इससे प्रकट हो रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसके भाव को यदि हम समझें इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें, इसके भाव कैसे निकलते हैं। जैसे एक छोटी सी बात को समझें हम लोग कि हमारे पटवारी महोदय जी थे, कोई समस्या थी, परेशानी थी और वह एक दुकान पर आकर बैठ जाते हैं और दुकान पर जब आकर वो बैठ गए तो इसके भाव को समझें कि किस पर लिखा गया। तो वहां पर एक कवि महोदय थे जो दही खा रहे थे और उन्होंने क्या किया कि जो हलवाई था उसकी दुकान बैठे हुए थे और एक कौवा आया और कौवा ने दही में अपनी चोंच को मारा और वह उड़ गया, तो उड़ के चलने लगा। तो जो हलवाई था उसने क्या किया, एक छोटे से जिसके पास जो कोयले का एक टुकड़ा था उसको उठा करके उसने कौवे को मार दिया और देखिए सटीक वह कोयला जगह कौवे को लग गया और वह कौवा जो है ऑन स्पॉट गिरा और मर गया। तो कवि से रह नहीं गया, उन्होंने जस्ट बगल में बैठे हुए थे, एक दीवार थी और दीवार पर यह लाइन लिख दिया कि काग दही पर जान गवायो। लेकिन कवि ने तो इस तरह से लिख के चले गए, इसमें उन्होंने उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि हम कैसे मिला के लिख रहे हैं कि अलग लिख रहे हैं, वो तो चले गए। लेकिन अब वहां पटवारी साहब आ गए और दुकान में बैठे हुए थे, उन्होंने किसी कागज में उलट फिर कर लिया था, उनको समस्या हो गई थी, तो वो आकर के इसी लाइन को देख करके समझ रहे हैं कि काग, वो अलग कर रहे हैं, कागद इसको इसमें मिला रहे हैं क्योंकि उनको समस्या थी। कागज में उन्होंने उलटफेर किया था, कागद ही पर जान गवायो गवायो और इस तरह से उन्होंने समझा। अब देखिए यह तो सब मिला हुआ भाव था, हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो ही हमने इसको अलग अलग शब्दों को अलग अलग रूप दिया तो हमारे भाव प्रकट होने लगे। क्योंकि अब उन्होंने कहा कि मैंने तो कागज पर ही अपनी जान को आफत में डाल दिया है, क्या हमसे गलती हो गई, उलटफेर हो गया, वो तो चले गए। लेकिन उसी दौरान दूसरा व्यक्ति भी आ गया और वह क्या किया, उसने, लड़का था उजट टाइप का था, उसको लोग दौड़ा कर मारने के लिए जो है खोज रहे थे। तो अब वो आया, वो वहां आकर दुकान में छिप जाता है और छिपने के बाद वो देख रहा है कि इसी लाइन पर उसका ध्यान चला गया। जब उसने देखा इसको, वो कह रहा है
का गदही पर जान गवायो। कि हमने किसके ऊपर को दृष्टि डाली कि आज मेरी आफत पड़ गई है हमारे ऊपर, वो यह सोच करके अपने आप को छिप कर देख रहा है। इस लाइन में यह भाव उसको दिखाई दे रहा है, पटवारी जी को यह भाव दिखाई दे रहा है और उस मजनू महोदय को यह भाव दिखाई दे रहा है। लेकिन कवि ने लिखा जो था, उनका लिखना था कि काग दही पर जान गवायो। उन्होंने इस रूप में इसको देखा था। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यदि हमने उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, शब्दों को उचित स्थान नहीं दिया, तो हमारे अर्थ के अनर्थ हो जा रहे हैं, हमारे पूरे भाव ही बदल जा रहे हैं। तो इन्हीं को स्पष्ट करने के लिए, भावों को पूर्ण रूप में व्यक्त करने के लिए हम जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को, जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह का नाम दिया जाता है, उन्हीं को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम लोग जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को विराम चिन्ह कहा जाता है। इस लाइन से हम स्पष्ट हो गएंगे। आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। तो रचना में विराम चिन्ह जो हमारे निम्न होते हैं, जैसे कि अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देख लीजिए, इस तरह से हमारा लगा रहता है, यह अल्प विराम हमारा है। अर्ध विराम दूसरा होता है हमारा अर्ध विराम, इस तरह चिन्ह होता है, इनके बारे में हम जानेंगे वाक्यों में। और तीसरा होता है हमारा जो है पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप का नाम दिया जाता है, यह हमारा चिन्ह होता है। और चौथा चिन्ह जो हमारा होता है वो होता है संबोधन या विस्मय बोधक के चिन्ह, जिन्हें आप लोगों ने देखा है इस रूप में होते हैं। और अगला होता है पांचवा प्रश्न सूचक चिन्ह या प्रश्न सूचक जो विराम चिन्ह हमारे होते हैं, क्वेश्चन मार्क इनको हम कहते हैं, ये हमारे इस तरह से होते हैं। और छठा हमारा जो है योजक या संबंध सूचक चिन्ह जो होते हैं हमारे, इस तरह के होते हैं हमारे। और निर्देशक चिन्ह जो हमारे होते हैं सातवां, ये थोड़ा सा योजक चिन्ह से बड़ा होता है, इस तरह से होते हैं हमारे। और आठवां चिन्ह होता है जो हमारा अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम लोग जो है डबल इन्वर्टेड कामा का नाम देते हैं, इस तरह से इनको प्रकट किया जाता है। और एक होता है आदेश चिन्ह, आदेश चिन्ह जिन्हें हम लोग जो है इस तरह से प्रकट करते हैं। और एक होता है लाघव चिन्ह, आपने देखा होगा कि लाघव चिन्ह जो हमारे होते हैं इस तरह से प्रकट होते हैं हमारे। इसके लिए और भी हमारे चिन्ह हैं, लेकिन जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं चिन्हों के, इनके बारे में क्रमशः एक के बाद एक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस रूप में करते हैं। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कहते हैं जहां पर वाक्यों में कम रुकना पड़ता है, कम रुकना पड़ता है। जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, उस वाक्य में थोड़े समय के लिए जब रुकावट होती है, बहुत कम समय के लिए जब हम रुकते हैं, तो वहां पर जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, मोहन, राम, मोहन, सोहन, और गीता, मेरे मित्र हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं, इस वाक्य में हम देख रहे हैं, जब हम वाक्य बोलना शुरू किए तो हमने देखा कि राम, मोहन, सोहन
और गीता, इस राम मोहन सोहन के बीच में हमने थोड़े समय के लिए जो रुकावट लिया, यहाँ पर वहीं पर हमने अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया। वैसे ही दूसरा होता है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। ये अर्ध विराम चिन्ह क्या होते हैं? कहते हैं इसका प्रयोग, ये चिन्ह होता है अर्ध विराम का, इसका प्रयोग उपवाक्यों में दूर का संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे वहां अपना मान नहीं, वहां अपना मान नहीं जहां लोग अपनत्व के भूखे हैं, वहां जाना ही मूर्खता है। अब इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग उपवाक्य हैं, हम जानते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। उपवाक्य वाक्य का एक बड़ा भाग होता है। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज ए बिग पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो उपवाक्य हमारे होते हैं, क्लास जो हमारे होते हैं, यह क्लास हमारी क्या होती है? यह वाक्य का एक बड़ा भाग होता है, लेकिन यह वाक्य नहीं होता। ये हमारा जो वाक्य पूरा दिखाई दे रहा है, वहां अपना मान नहीं जहां लोग अपनत्व के भूखे हैं, वहां जाना ही मूर्खता है। ये पूरा हमारा वाक्य है। लेकिन इस पूरे वाक्य में जो ये हमारे खंड हैं, ये खंड दिखाई दे रहे हैं, यही तो हमारे उपवाक्य हैं। ये कहते हैं उपवाक्यों में दूर का संबंध प्रकट करने के लिए हम लोग अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किया गया है। लेकिन ऐसे वाक्यों में कभी कभी लोग मूर्खता पर क्या कहते हैं? भूलवश, मूर्खता नहीं करते, हम लोग कहते हैं भूलवश, न जानकारी होने का वहां पर लोग कामा का ही प्रयोग कर दिया करते हैं, तो वहां पर विराम चिन्हों का उपयोग नहीं अच्छा हो पाता और वाक्य वो लोग गलत मान लेते हैं। तो इसको हम सुधार करें अपना हो। अगला हमारा है पूर्ण विराम। यानी पूर्ण विराम क्या होते हैं? कहते हैं इसका प्रयोग वाक्य की पूर्णता पर किया जाता है, पूर्णता पर किया जाता है। यदि वाक्य हमारे पूर्ण हो जाते हैं तो इसका प्रयोग हम लोग पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि ये फुल स्टॉप जो होता है पूर्ण विराम चिन्ह होता है। वाक्य हमारे बढ़ते जाते हैं और जब फुल स्टॉप लगता है तो ही वाक्य हमारे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे राम मेरा मित्र है, यह पूर्ण वाक्य है। सोहन किताब पढ़ता है, सोहन किताब पढ़ता है। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि जो हमारे वाक्य हैं अपने आप में यह पूर्ण भाव, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। ये किसी पर आश्रित नहीं है। ये पूरा वाक्य हमारा पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। और यहाँ पर जिस चिन्ह का हमने प्रयोग किया, यही हमारे चिन्ह क्या है? यही हमारे चिन्ह जो है फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। अगला होता है हमारा संबोधन या विस्मय बोधक चिन्ह। कहते हैं संबोधन विस्मय चिन्ह जो होते हैं, ये चिन्ह ऐसे होता है। कहते हैं इसका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए होता है, प्रकट करने के लिए होता है। कहते हैं कि इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जिन वाक्यों में आश्चर्य का भाव मिलता है, आश्चर्य को प्रकट करने के लिए लोग करते हैं। जैसे हे प्रभु, हे नाथ,
जैसे हे नाथ आप ही कृपा निधान हैं, कृपा निधान हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं संबोधन करने के लिए या अन्य भाव में कह सकते हैं सभी का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर संबोधन या विस्मय का बोध होता है। अब विस्मय के लिए कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। जैसे विस्मय के लिए जो हमारे वाक्य होते हैं, भाव होते हैं, उनके लिए हम लोग कहते हैं कि ये भाव जो प्रकट होते हैं वो होते हैं जैसे हे नाथ आप ही कृपा निधान हैं, या कह सकते हैं कि कैसी कैसी छटा है, कैसी छटा है, कैसी छटा है। यहाँ पर इतना आश्चर्य के भाव, कैसी छटा है, यहाँ एक आश्चर्य का भाव मिल रहा है। और जब आश्चर्य के भाव मिलते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग संबोधन या विस्मय बोधक जो चिन्ह हमारे होते हैं, जिनको आप लोग अच्छी तरह समझ लें, इस तरह से होते हैं, इनका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब अगला जो हमारा विराम चिन्ह होता है वह होता है प्रश्न सूचक चिन्ह। उनको देख लें कि प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह कह सकते हैं या बोधक कह सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसको देख लीजिए, आप लोग समझ ले। इसको भी कहते हैं जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध होता है, या प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है, पूछने का बोध होता है, बोध होता है, उसके अंत में हम लोग जो है प्रश्न, अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अब यहां हमने चिन्ह का प्रयोग कर दिया। वे लोग कहाँ रहते हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं जो वाक्यों से प्रश्न का बोध हो रहा है, तो हाँ हम लोग प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। कहते हैं जहाँ वाक्यों में कम समय के लिए ठहराव होता है। अर्धविराम का प्रयोग करते हैं जब वाक्यों की बात आती है, दूर के भाव मिलते हैं, तो उसके लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम का पूर्ण वाक्य समाप्ति भी करते हैं। संबोधन और विस्मय बोधक शब्दों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग जो हम लोग क्रमशः आश्चर्य के भाव पर और साथ में जो है प्रश्न शब्द के लिए, प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में करते हैं। इसी तरह से योजक चिन्ह या संबंध चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? दो या अधिक शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए या समासी शब्दों के बीच में जो हम लोग योजक या संबंध चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे तरनी, तरनी, तनुजा, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यहाँ पर हम लोग दो या अधिक शब्दों का संबंध दिखाने के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए जैसे चिन्हों को देख रहे हैं। या संबंध को प्रयोग करने के लिए या कह सकते हैं
सामासिक शब्दों का प्रयोग के लिए कि इनके सामासिक शब्द क्या होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, जीव जंतु, जीव जगत। यहाँ पर जो है हम लोग इनके बीच में जो सामासिक चिन्ह हमारे होते हैं, और या काका, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ऐसे शब्दों के बीच में जो प्रयोग होते हैं वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे योजक चिन्ह होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, जो योजक चिन्ह होते हैं, और एक होता है हमारा निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह की तुलना में जो निर्देशक चिन्ह होता है थोड़ा बड़ा होता है। अब इसको भी हम समझ ले, साथ साथ किसी बात को नीचे निर्देश करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, और इसका प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जैसे समस्त जीव जंतु, समस्त जीव, यहां पर यह योजक चिन्ह है जंतु। अब आगे देखिए, यहां हम निर्देश कर रहे हैं कि समस्त जीव जंतु कौन है, कर रहे हैं घोड़ा, ऊंट, बैल, चिड़िया या आदि, ऐसे कहते जाइए आप। तो इसके लिए हम लोग जो है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस बात को लोग समझ रहे होंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, जीव जंतु, समस्त जीव जंतु। अरे समस्त जीव और जंतु में ये निर्देश कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या, यही निर्देशक चिन्ह हमारा लग रहा है। वो समस्त जीव जंतु क्या आ रहे हैं हमारे, घोड़ा, ऊंट, पशु, पक्षी, जानवर, चिड़िया आज जो हमारे होते हैं, उनके लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, इनके बारे में जान लें। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, जिनको हम लोग अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कॉमा का नाम देते हैं, ये दोहरा होता है, डबल होता है, और इसी में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है, जिसे हम लोग इकहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। यह इकहरा है, इकहरा, और ये क्या है, दोहरा है। इसको देख लेते हैं, कहते हैं ये क्या होते हैं हमारे, इसका प्रयोग उद्गीत किए जाने वाले वाक्यों के आदि और अंत में करते हैं। यानी जब किसी को कोई कथन होता है, किसी का कोई स्टेटमेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग उसके उद्गीत वर्ड को, शब्द को हम लोग डबल एंड कॉमा में रखते हैं या उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं। जैसे कबीरदास ने कहा, कबीरदास ने कहा, कबीरदास ने क्या कहा, सिंगल कॉमा, डबल इन कॉमा। अब इनकी जो कही गई बात है, उसी बात को अगर हम कुछ, कबीरदास ने क्या कहा, जो कुछ भी कहा कबीरदास ने, अगर उसको हम बीच में रख दें, यहाँ लिख दें, यही हमारा क्या होगा, ये कथन हमारा होगा कबीरदास का, यही कथन हमारा क्या होगा, उद्धरण चिन्ह के बीच में रखा जाएगा। जैसे कबीरदास ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह कबीरदास का कथन है, कबीरदास ने इस पंक्ति को लिखा है, इस बात को हम उद्धृत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने कहा, क्या कहा, नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा या सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, या कामा ने कहा, तुम मुझे खून दो, खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। तो यहाँ पर जो इनका कथन है, जो इनका बयान है, जो इनका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग डबल इनका में रखते हैं। अर्थात हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जो किसी कही गई बात होती है, कथन होता है, उनको हम लोग उद्धरण चिन्ह के बीच में रखते हैं।
यह दोहरा होता है। एकाहारे में क्या होता है, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं और कहते कहते कहे कि करना ही क्रिया है या इसे इसे आप देखिए क्रिया कहते हैं, इसे क्रिया कहते हैं। अब यह हमारा क्या हो गया, जो बातें हम बता रहे थे, जो कथन कह रहे थे कि जिसे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इस बात को हम लोग उद्धृत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, अवतरित कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने सिंगल यूनिकाव में रखा और किसी कथन या बयान को हम लोग क्या करते हैं, डबल यूनिकाव में रखते हैं। अब आइए देखते हैं अगला हमारा क्या है, आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह क्या होते हैं, किसी विषय को क्रम में प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहते हैं आदेश चिन्ह, जो देख लीजिए चिन्ह कैसा लगा है, चिन्ह का इस तरह से हम इसको लगाते हैं और कहते हैं किसी विषय को प्रकट करने के लिए, क्रम में दिखाने के लिए हम लोग आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संज्ञा के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। अब देखिए वो कौन से हैं, संज्ञा के 5 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं। अब उनको हम क्रम से जो लिखते जाएंगे, तो इसी को तो कह रहे हैं किसी विषय के क्रम को प्रकट करने के लिए। यहाँ पर हम संज्ञा के विषय को प्रकट करने जा रहे हैं, क्रम से बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो यह आदेश चिन्ह का प्रयोग किया। और एक हमारा होता है लाघव चिन्ह। आपने भी देखा होगा, उसको समझा होगा। लाघव, जब किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने की बात आती है, किसी शब्द को संक्षिप्त में बात आती है, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। लाघव चिन्ह आपने देखा होगा कि जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की बात आती है तो उसे हम लोग लाघव चिन्ह के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे यम, जैसे मोहनदास, तो मोहन पुराना लिखा है, हम संक्षेप में लिख दें, ये जो संक्षिप्त रूप दिखाई दे रहा है यही तो लाघव है। इसी तरह से हमारे और भी हैं, जैसे एक है, दर्शन देख लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं त्रुटि परक। त्रुटि परक, त्रुटि परक, इसको हंस पद भी कहते हैं। हंस पद एक ऐसा चिन्ह होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, यह इस तरह का संकेत लेकर चलता है। जब कभी कभी क्या होते हैं, एक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है त्रुटि परक, यानी अगर हमारे वाक्य में कुछ त्रुटियां हो गई हैं या जो वाक्य हम लिखे हैं उसमें कुछ छूट गया है, अब उस छूटे हुए शब्द को हम उसमें कैसे प्रकट करेंगे। जैसे मान लो एक वाक्य मैं दे रहा हूं, मोहन किताब खरीदता है। अब इस वाक्य में हमें और भी कुछ जोड़ने थे। मोहन किताब, कलम, कॉपी आदि खरीदता है कहना हो, तो अब मोहन किताब के बाद अब यहीं पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा जो शब्द छूट गया है, हमसे जो त्रुटियां हो गई हैं, अब उसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ वाक्य को हमें भरना है, इसमें लिख नहीं सकते हम लोग, तो इस चिन्ह को लगा करके हम ऊपर लिख देंगे मोहन किताब, कॉपी, कलम आदि। फिर ये पढ़ने के बाद यहाँ जाएंगे खरीदता है। कभी कभी तो क्या होता है, 1 2 3 4 पेज भी इस पर समाप्त हो जाते हैं, वहां पढ़ने के बाद लोग यहाँ आते हैं और शुरू करते हैं। इसलिए यदि आपको आगे कुछ छूट जाए तो हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ काट करके आगे लिखना शुरू कर देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती यदि हम लोग त्रुटि परक हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब वाक्य में, इसको थोड़ा नोट कर लें आप लोग, परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे इसको।
जब वाक्य में कुछ शब्द छूट जाते हैं या त्रुटियां हो जाती है तो उस सुधार के लिए, उस त्रुटि सुधार के लिए हंस पद नाम ही देखो हंस पद रखा गया है। हंस पद का प्रयोग करते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि जब हम वाक्य को लिखते हैं, उस वाक्य में कोई त्रुटि रहती है, छूट जाता है, हम मिस कर बैठते हैं, बाद में याद आता है कि यहाँ पर तो यह चीज रहा होता तो और अच्छा लगता। तो ऐसे शब्दों की पूर्ति के लिए, कंप्लीट वाक्य को करने के लिए हम लोग जो है त्रुटि प्रत्यय या हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अंत में एक और देख लीजिए आप लोग, होता है स्टार चिन्ह। तारा, इसको बोलते हैं तारा चिन्ह का प्रयोग करना। तारा चिन्ह का प्रयोग, तारा चिन्ह कोष्टक में इस तरह से दिखा दीजिए, इसको तारा बना दीजिए। अब इस तारा चिन्ह का प्रयोग करते हैं कुछ विशेष बिंदु को दिखाने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, जो हम विशेष बिंदु प्रकट करने के लिए हम लोग जो है तारा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। के लिए तारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हम क्रमवाइज 1 2 3 4 5 6 करते हुए चले जा रहे हैं, और इसमें किसी बिंदु को विशेष हमें अलग करना हो जाए कि भाई जैसे मान लो या राम है, सीता है, मोहन है, गीता है, अगर हमें यह इनको अलग करने की बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, या तो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सही कर लेते हैं, या इसमें से अलग करने के लिए मान लो जितनी महिलाओं का नाम है, स्त्रीलिंग जो है, उनमें हम स्टार लगाते। तो इससे क्या होगा, एक तो इससे अलगाव हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे हमारे। दूसरी बात यह होती है, यदि हम कुछ एक वाक्य लिख दिया हमने कि मोहन एक अच्छा लड़का है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि मोहन के ऊपर हमने स्टार का चिन्ह बना दिया, या इसको हमने स्टार के रूप में ले लिया। अब हम नीचे प्रश्न कर सकते हैं कि जो स्टार से बना हुआ शब्द है उसके वह व्याकरण से क्या है। तो अब यहाँ पर पूरे वाक्य में हमें जहां जहां हम लोग स्टार बना देंगे, जहां हमने स्टार बना दिया, बस एक शब्द से हमारे सारे प्रश्न हो गए। हमने विशेष प्रकट कर दिया, विशेष बिंदु को दिखा दिया पूरे वाक्य में। इससे हमारे इन बिंदुओं को हमें बताना है ये व्याकरण से क्या है। इसलिए ऐसे चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं, या अलग छाड़ करने के लिए कर देते हैं। जहाँ भाई महिला पुरुष सभी लोग थे, उसमें महिलाओं के लिए हमने ऐसा इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से हम लोग यह समझ गए होंगे कि जो वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, उनका अपना एक अनोखा महत्व होता है, एक अनोखा अर्थ होता है, एक अनोखा
भाव प्रकट होता है, जिसमें से आपने पहली लाइन को देख ही लिया होगा, काग रही पर जान गवायो। या इसको और भी शब्दों में प्रकट करना हुआ तो हम कह सकते हैं, रुको रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। यह हमारा एक सब वाक्य है, समझ लीजिए। इस वाक्य में हमने किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। अब इससे क्या प्रकट हो रहा है, विराम चिन्हों का महत्व को समझा जाए, इससे हम समझ सकते हैं। रुको मत जाओ, अभी क्या करना चाहते हैं, रुकने की बात कर रहे हैं कि जाने की बात कर रहे हैं। अब यदि हम यहाँ उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारा पूर्ण भाव मिल जाएगा, हमारे भाव प्रकट हो जाएंगे। वो कहना क्या चाहते हैं, यदि हमने विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया तो हमारे अर्थ के अनर्थ हो जाएंगे। जैसे यदि हम कह दें रुको, रुको, और कहना का प्रयोग कर दिया हमने मत जाओ, मत जाओ। अब देखिए यहां पर वो रुकने का भाव हो रहा है, कह रहे हैं मत जाओ, मत जाओ भाई, रुक जाओ, इससे स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे कह दें रुको मत, रुको मत, और यहां कामा लगा करके कह दें जाओ, जाओ, तो अब देखिए ये कैसे भाव हमारे हो गए। अब ये रुकने से मना कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं यह वाक्यों के भाव को प्रकट कर देते हैं। इसलिए हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है हमारे लिए। इसे हम लोग अब तो समझ ही गए होंगे, जान गए होंगे। तो इसके साथ आप लोगों को मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।